नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन के अंतर्गत मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था जिसको कहा जाता है परमानेंट सॉवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, PSNR। और आज के टॉपिक में बाकी के तीन प्रिंसिपल जो उसके बाद आते हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें ट्रिपल पी यानी कि पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, डबल पी यानी कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तीन प्रिंसिपल जो कि पार्ट हैं इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के, वो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी लूँगा मैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इन तीनों का रोल बताया गया है, इन तीनों की अहमियत दिखाई गई है। वो लीगल केस भी, जजमेंट भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के मैं आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ, जहाँ से अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ पार्ट टू। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये पिछली दफ़े भी मैंने पार्ट वन में बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। देखिए, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो, मिनरल्स का डिग्रेडेशन हो, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, मैरीन पॉल्यूशन है, आपका बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, पॉल्यूशन हैं, तो इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनके जो फॉल आउट हैं, वो आपको केवल एक दायरे में सीमित नहीं रहते, एक स्टेट तक नहीं रहते, एक देश तक नहीं रहते, उनका इफेक्ट जो है दूसरे देशों तक भी जाता है। और साथ ही साथ इशूज प्रीवियसली कंसिडर्ड टू बी मैटर्स ऑफ डोमेस्टिक कंसर्न आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू नेशनल बाउंड्रीज एंड हैव इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। यानी कि इस तरह के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जितने भी मुद्दे हैं, उनका प्रभाव आसपास के देशों में भी देखा जाता है, दूरगामी प्रभाव पड़ता है और बहुत दूर दूर तक समस्त मानवता उनसे प्रभावित होती है। तो इस तरह के डिग्रेडेशन के इश्यूज कौन कौन से हैं जो आजकल फील किए जा रहे हैं ओवर दी एंटायर ग्लोब, जिसमें मुख्यतः हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, स्पेशली ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग, देन पॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल वाटर, जिसमें एसिडिफिकेशन की मेनली समस्या है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है और आपकी समुद्री जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये सारे ऐसे ग्लोबल कंसर्न्स हैं जो कि सारे ग्लोब में फील किए जा रहे हैं, चाहे कारण एक कंट्री में हो चाहे दो कंट्री में हो, जिसका प्रभाव दूर दूर तक फैल जाता है और समस्त मानवता और समस्त आपका जो लाइफ है, चाहे प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, उससे प्रभावित होती है। तो दीज इशूज कैन ओनली बी एड्रेस्ड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की, जो कि डिवाइड किए गए इन वेरियस कन्वेंशन एंड वेरियस प्रोटोकॉल्स। और जो आजकल की मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या ग्लोबल कंसर्न्स हैं, उनको मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो वट आर दी टू कैटेगरीज। नंबर वन कैटेगरी इज प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल मीडिया। एनवायरमेंटल मीडिया में आपका आ जाता है सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर है अपना, जिसकी अलग अलग लेयर्स हैं, चाहे ट्रोपोस्फेयर हो, स्ट्रेटोस्फेयर हो या उससे और आयनोस्फेयर हो। उसके बाद आपका लैंड रिसोर्सेज आ गए, जिसमें सॉइल है या उसके साथ आपके फॉरेस्ट हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है जिसमें ग्राउंड वाटर भी आ गया, आपकी नदियाँ आ गई, स्ट्रीम्स आ गए, ओशियन, सीज एंड मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। तो इनको तो आपको टोटली प्रोटेक्ट करना है,
यानी कि इनको पूरा बचा के रखना है जितना हो सके। लेकिन सेकंड कैटेगरी जो है वहाँ आ जाता है रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट, जिनको हम 100% उनको इलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ एक्टिविटीज़ को वहाँ हम रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे टॉक्सिक केमिकल्स आपका, जैसे मरकरी है, आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, तो इनको किस तरह से कम किया जाए। इसी तरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं, बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट वैरायटी दैट प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइड टू फाइट बॉलवर्म। जो आम कपास के पौधे में जो बीमारी लग जाती है, बॉलवर्म कहा जाता है, सुंडी का प्रभाव बोला जाता है ज़्यादातर हरियाणा पंजाब में, तो उसको कम करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का आविष्कार किया गया है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जहाँ इसकी रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हजार्डस वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनको हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उस पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर टेक्निक्स कैन बी अडॉप्टेड। इसी तरह रेडियो एक्टिव वेस्ट है, क्योंकि आजकल ये रेडियो एक्टिव पावर प्लांट भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बहुत लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोयला बेस्ड पावर प्लांट, कोल बेस्ड एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, उनको कम किया जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। तो इस वजह से रेडियो एक्टिव वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, दैट कैन बी रेगुलेटेड। तो ये दो कैटेगरी हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने पिछली बार भी अपने वीडियो में ये सारे बताए थे। परमानेंट सॉवरेंटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ विद एग्जांपल्स, विद सम जजमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और आज ये तीन डिस्कस करेंगे जो मैंने लाल रंग में दिखाए हैं, रेड कलर में, यानी कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये तीन प्रिंसिपल आज डिस्कस करूंगा विद वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे। क्योंकि देखिए ये प्रिंसिपल जो है, ये सबसे पहले कब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। दिस प्रिंसिपल वाज वाइडली डिस्कस्ड इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जिसको अपन अर्थ समिट भी कहते हैं। ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था जून 1992 में। रियो समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में वहाँ से इस प्रिंसिपल का उदय हुआ। एंड ऑल द पार्टिसिपेंट टू द कॉन्फ्रेंस फॉर्मली एंडोर्स दिस प्रिंसिपल। 178 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 117 देशों के हेड ऑफ स्टेट भी उसमें अवेलेबल थे, उन्होंने अटेंड किया था। तो उन सब ने इस प्रिंसिपल को एंडोर्स किया था। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स पॉल्यूटर्स should internalize the cost of their pollution, control it at source and pay for its effect, including remedial or cleanup cost, rather than forcing other states or future generation to bear such cost। यानी कि पॉल्यूटर्स को इंटरनलाइज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन को, और उसका जो प्रभाव पड़ा है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और जो उसने इकोलॉजी को या किसी और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया है उसको रिमेडियल एक्शन करना पड़ेगा, उसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, और फ्यूचर जनरेशन पे ये हमें बर्डन नहीं डालना है, ये अभी करना पड़ेगा उसे। और यहाँ मैं बता दूँ इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब है। ये जो लिखा है इंटरनलाइज द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन, इसका मतलब है इंटरनलाइजेशन का, दैट इज अचीव्ड बाई चार्जिंग पॉल्यूटर्स। पॉल्यूटर्स पे एक किस्म का चार्ज लगाया जाएगा, उसको पेनल्टी लगाई जाएगी विद द डैमेज कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन जनरेटेड बाय देम। मान लीजिए वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। देन पॉल्यूटर हैज टू प्लांट ट्रीज ऑन ए पीस ऑफ लैंड ऑफ सूटेबल एरिया सो एज टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रहा है अपनी एक्टिविटी की वजह से, उसको मिनिमाइज करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए, उतने ही कितने उसके हिसाब से सूटेबल पीस ऑफ लैंड पे
जिसका एरिया निकाला जा सकता है उसको पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ देयर पॉल्यूशन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो चाहे एक सोलर पावर प्लांट में पैसा लगाए या फिर और किसी ग्रीन एनर्जी रिसोर्स में पैसा लगाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, जिसको अपन कहते हैं पीपीपी, ट्रिपल पी, इट मीन्स द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर हार्म टू द एनवायरनमेंट एक्सटेंड नॉट ओनली टू कंपनसेट द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन। इसका मतलब है केवल उसको कंपनसेशन नहीं देना है जो विक्टिम्स हैं, जिनके ऊपर उसके पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ा, बट आल्सो द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसकी वजह से मान लीजिए किसी नदी में पॉल्यूशन बढ़ा तो उस नदी को भी ओरिजिनल स्टेट पे लाना पड़ेगा, उस पॉल्यूशन को ओरिजिनल लेवल पे लाना पड़ेगा, उसको रिमेडियल एक्शन ले करके। इट मीन्स रिमेडिएशन ऑफ डैमेज एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सच पॉल्यूटर इज लाइबल टू पे द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सफरर्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग द डैमेज इकोलॉजी। जो डैमेज इकोलॉजी है उसको भी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, पुरानी स्टेट में लाना पड़ेगा, और जो सफ़र किए हैं जो इंडिविजुअल उनको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रीमाइस ऑफ पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। तो दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड एज ए फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टू अबेट पॉल्यूशन। ज़्यादातर देशों ने इसको अपनी पॉलिसी में इसको अडॉप्ट कर लिया है ताकि इसका प्रभाव लोगों पे और मानवता पे कम से कम पड़ सके। अब आते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। देखिए, जब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? इसका ओरिजिन हुआ वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको WCED कहा जाता है। तो इस कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसे ब्रुंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है 1987 में, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट डिफाइन किया गया था। तो दिस ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, ये ब्रुंटलैंड नाम कहाँ से आया? ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, मैडम एक लेडी थी जिनके GH ब्रुंटलैंड उनका नाम था। तो उनके नाम पे इस रिपोर्ट का नामकरण किया गया है, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। इट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन? वहीं से ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of the future generations to meet their need। यानी कि resources should be used, natural resources has to be used in such a manner that they not only present generation use the resources but also future generations can meet their requirements। दोनों जनरेशन का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इट मीन्स इट ट्राई टू बैलेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। उतनी ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए जिससे कि आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। इट कंसिडर्ड द नीड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑन वन साइड एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिक्वायर्ड ऑन द अदर साइड। This concept of sustainable development has been recognized as the guiding mark which has been adopted in various treaties in some form or the other। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को ध्यान में रखा गया है। किसके ध्यान में? जब भी कोई ज़्यादातर ट्रीटीज, कोई कन्वेंशन या प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं तो द टर्म यूज्ड इन ट्रीटीज और द कन्वेंशन में वेरी। तो जो टर्म यूज की गई हैं मोर और लेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे ही की गई हैं, उनका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये शब्द आप बहुत पाएंगे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की गई हैं जिनका ओरिजिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल से ही आता है। अब मोटे तौर से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 कंपोनेंट हैं। तो ये 4 कंपोनेंट एक फिलिप सैंड्स रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल लॉ के, उनके अनुसार ये 4 थीम्स हैं, कंपोनेंट कह लीजिए, थीम्स कह लीजिए, कि 4 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकते हैं जिसको कि हमें फॉलो करना है। पहला क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी।
इंटर जनरेशनल का मतलब एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक की जो इक्विटी है, जिसमें दोनों जनरेशन इन्वॉल्व हैं, आज की भी और फ्यूचर की भी। इसका मतलब है द नीड टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। इंट्रा जनरेशनल का मतलब है विद इन वन जनरेशन आपको रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, इक्विटेबल यूज करना है। द इक्विटेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इम्प्लाइज दैट द यूज बाय वन स्टेट मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर स्टेट। जैसे कि हमारे देश में दो राज्यों के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर के कन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटका में, हरियाणा पंजाब में भी नदियों के जल बंटवारे को लेके 36 का आंकड़ा रहता है। तो ये इंट्रा जनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल वहाँ लागू होता है कि दोनों को ही यूज करने की पावर होनी चाहिए, दोनों का ही उन नेचुरल रिसोर्सेज पे हक है। तीसरा प्रिंसिपल है दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यूज। ये क्या कहता है, द एम ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन सच ए मैनर विच इज सस्टेनेबल, या जिसको हम कहते हैं प्रूडेंट यानी कि समझदारी यानी रैशनल, या वाइज यानी कि बुद्धिमता पूर्ण उसको यूज करना है आपको नेचुरल रिसोर्सेज को, और इन अप्रोप्रिएट एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बुद्धिमतापूर्ण आपको उपयोग करना है ताकि आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये उपयोग में लाए जा सकें। तो इसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यूज। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जंगल को उतना ही काटा जाए जितना उस जंगल का एनुअल इंक्रीमेंट है। मान लीजिए एक जंगल में जो एनुअली ग्रोथ हो रही है टिम्बर की या वुड की, वो मान लीजिए 2 मिलियन टन है, तो 2 मिलियन टन से ज़्यादा लकड़ी आपको नहीं काटनी है। इसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यूज। तीसरा है द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या कहता है, द नीड टू इंश्योर द एनवायरमेंटल कंसीडरेशंस आर इंटीग्रेटेड into economic and other development plans, programs and projects, and that development needs are taken into account in applying environmental objectives. इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक पहाड़ में, माउंटेन्स में एक रोड बन रही है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फॉर दैट हिल स्टेट, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए। और जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो मक प्रोड्यूस होता है, जो डबरिस प्रोड्यूस होता है, जो कचरा प्रोड्यूस होता है, रॉकी मटेरियल या और कोई ग्रेवल्स वगैरह, तो दैट मक यहाँ बोलते हैं MUCK, दैट मक हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ए प्रॉपर मैनर। उसका मक डिस्पोजल प्लान पहले तैयार किया जाता है, मक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है कि उसको कहाँ जा कर के डंप किया जाएगा, न कि उस मक को आप नीचे ढलान में गिरा दें और वो नदियों में बह करके चली जाए नीचे। वो फिर आपके जो रिजर्वायर्स हैं नीचे, भाखड़ा नंगल वगैरह, वहाँ जा कर के, या कोई और रिजर्वायर है वहाँ जा कर के आप वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल हाउ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड इन वेरियस developmental plans in whether it is a desert area or it is a hilly area, या कहीं भी किस तरह से आपको एनवायरनमेंट को आपको ध्यान में रखना है while carrying out any developmental project in hill areas। तो ये हिल एरियाज का मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के बताया हाउ दिस प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड। तो अब मैं आता हूं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पे। 99 का ये जजमेंट है जिसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का द्वारा दिया हुआ जजमेंट है, वेलोर सिटीजन्स फोरम केस। तो इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आई हमारी सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या कहा, द ट्रेडिशनल कंसेप्ट दैट डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी आर अपोज टू ईच अदर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेवलपमेंट यानी कि
डेवलपमेंट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चल सकता है और साथ ही साथ इकोलॉजी भी चल सकती है। यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये आर नॉट अपोज टू ईच अदर। कब चल सकते हैं? जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप फॉलो करें तो ये कोर्ट का कहना था। यानी कि इफ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फॉलोड देन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट दे कैन प्रोसीड प्रॉपरली, दे कैन प्रोसीड पैरेलली, ये इसका कहना था। तो अब इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दी वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम, ये 99 का केस है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मैंने आपको एक वीडियो सेपरेट डाला हुआ है, जिसमें इसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब कुछ लोगों को लगता है या किसी जर्नलिस्ट का ग्रुप हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या इंडिविजुअल भी हो, जिसको लगता है कि माई फंडामेंटल राइट्स that is right to life is being violated, then under article 32 directly he or she can approach supreme court। तो इसमें ये पटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। क्या कहा गया? डायरेक्टेड अगेंस्ट द पॉल्यूशन काज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंट बाय टेनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक जिले में ये चमड़ा उद्योग और दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा अनट्रीटेड एफ्लुएंट नदी में जा रहे थे, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सर्वे कंडक्ट किया। उसमें कहा गया कि लगभग 35,000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वाज अफेक्टेड। 35,000 एग्रीकल्चर लैंड वाज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट एफ्लुएंट। वाटरवेज यानी कि रिवर पलार अफेक्ट हुआ। 350 वेल्स आउट ऑफ 467 यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर वेंट पॉल्यूटेड। मोस्टली आपके कुओं में पानी पॉल्यूट हो गया, नदी पॉल्यूट हो गई और एग्रीकल्चरल लैंड भी अफेक्ट हो गई। तो कोर्ट ने कहा था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रही? दो लेदर इंडस्ट्री जनरेट फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, इट हैज़ नो राइट टू डिस्ट्रॉय इकोलॉजी, डीजनरेट एनवायरनमेंट एंड पोज हेल्थ हजार्ड। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे आप कितना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हो, इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती हो, लेकिन उस दौरान आपको इकोलॉजी को या एनवायरनमेंट को और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर कोर्ट ने वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला ऑब्जर्वेशन दिया। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट दैट द डेवलपमेंट इकोलॉजी आर अपोज टू ईच अदर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द आंसर, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इन द इंटरनेशनल स्फीयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम टू बी नॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। 1972 में एक सबसे पहली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट को लेकर के, वो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1972 में, 1972 में मैडम इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, शी अटेंडेड दैट मीटिंग कॉन्फ्रेंस। उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जस्ट टच किया गया था इस टॉपिक को, लेकिन इसका जो डेफिनेट शेप मिला वो 1987 की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी, जिसको रिपोर्ट का नाम दिया गया था आवर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट को पब्लिश किया था अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे जी.एच. ब्रंटलैंड। मैडम जी.एच. ब्रंटलैंड, शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमीशन, और दैट्स वाई दिस रिपोर्ट, ये आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है, इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो इसमें डिफाइन किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो मैं अभी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ पहले। उसके बाद कोर्ट ने अर्थ समिट का भी जिक्र किया, जो कि रियो डी जेनेरो में जून 1992 में था। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को कोर्ट ने अपने डिसीजन में मेंशन किया। कोर्ट ने फिर वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को भी बताया, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया। फिर कोर्ट ने कहा वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए बैलेंसिंग कंसेप्ट बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है।
some of the salient principles of sustainable development as culled out from Brundtland report and other international documents are intergenerational equity, use and conservation of natural resources, environmental protection, precautionary principles, polluter pay principles, eradication of poverty and financial assistance to developing countries। ये सारे कंसेप्ट जो हैं, ये जो कि वेरियस इंटरनेशनल फॉरम्स में यूज किए गए थे और इस रिपोर्ट में भी मेंशन किए गए हैं, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, उन सबको कोर्ट ने अपने डिसीजन में मेंशन किया। फिर फाइनल वही कंक्लूजन कोर्ट ने निकाला, वी आर हाउएवर ऑफ द व्यू दैट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही ये हिस्से हैं दोनों, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी और पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल भी। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। तो देयर फॉर यू मस्ट रिमेंबर दैट these three principles, sustainable principle of sustainable development, the polluter pay principle and precautionary principle, ये तीनों इकट्ठे हैं। ये तीनों जहाँ भी बात होगी इन तीनों की इकट्ठी होगी, क्योंकि कोर्ट का कहना है द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दोनों के बिना अधूरा है, ये कह सकते हैं हम लोग। अब आते हैं दोस्तों दी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे। अभी तक तो मैं डिस्कस कर रहा था पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये म्युनिसिपल एरिया से रिलेटेड ये सारा डिसीजन था, तो म्युनिसिपल लॉ के एरियाज के सिलसिले में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है द एनवायरमेंटल मेजर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। यानी कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यहाँ होगी आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। दे मस्ट एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड अटैक द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये उनकी जिम्मेवारी है, एंटिसिपेट करना, प्रिवेंट करना और अटैक करना कॉजेज पे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of scientific knowledge oblique certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation। जहाँ आपको लगता है कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वहाँ आपको उस प्रोसेस को शुरू करने से पहले या प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले आपको तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से कोई एनवायरनमेंट पे या किसी लोगों पे दुष्प्रभाव ना पड़े। द ओनर्स ऑफ प्रूफ, या इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, इज ऑन द एक्टर और द डेवलपर और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन टू शो दैट हिज एक्शन इज एनवायरमेंटली बनाइन। एनवायरमेंटली बनाइन का मतलब है एनवायरमेंटली ये साउंड है, एनवायरमेंटली काइंड है। ये हमारा जो एक्शन हम ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं या कोई प्रोसेस चला रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए ख़राब नहीं है। तो ये प्रूव करना किसकी जिम्मेवारी है? उस इंडस्ट्रियलिस्ट पे या एक्टर पे या डेवलपर पे जो उसको लेकर के आ रहा है। फिर कोर्ट ने फर्दर क्या कहा? दी कोर्ट फर्दर रूल दैट द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट टू द हार्म काज्ड बाय देम टू विलेजर्स इन अफेक्टेड एरिया। यानी कि विलेजर्स को आपने कंपनसेशन देना है, और सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर हैंस आर बाउंड टू टेक ऑल मेजर्स टू रिमूव स्लज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स लाइंग इन अफेक्टेड एरिया। जो आपकी वजह से गंदगी फैली है स्लज के फॉर्म में, उसको आप हटाइए। Polluter's pay principle as interpreted by the court means that the absolute liability for harm to the environment extends not only to compensate the victims of pollution but also the cost of restoring the environmental degradation। वही यानी कि आपको विक्टिम्स को भी कंपनसेशन देना है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है उसको भी रिवर्स करना है, उसको भी ओरिजिनल स्टेट में लाना है। Therefore the remediation of such damaged environment is पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये रीमेडिएशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। एंड एज सच द पॉल्यूटर इज लायबल टू पे द कॉस्ट टू द इंडिविजुअल सफरर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग द डैमेज इकोलॉजी। ये दोनों उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो भी वातावरण को ख़राब कर रहा है, पॉल्यूटर जो है
उसको ये दोनों एक्शन लेने पड़ेंगे, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा जो विक्टिम्स हैं और इकोलॉजी को भी उसको सुधार करना पड़ेगा। In short, the court mentioned above two principles were part of the environmental law of the country, यानी कि polluter pay principles और precautionary principles. The court further directed that the central government must constitute an authority under the chairmanship of a retired judge and two expert members before September 30th, 1996. आप कमेटी बनाइए। द सेड अथॉरिटी शैल इम्प्लीमेंट टू प्रिंसिपल, वो कमेटी देखेगी कि ये दोनों प्रिंसिपल यानी कि ट्रिपल पी पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल और डबल पी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो कमेटी देखेगी। दी अथॉरिटी, इस कमेटी को बोला गया अथॉरिटी। दी अथॉरिटी शैल विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग डैमेज टू इकोलॉजी एंड कंपनसेशन टू बी पेड टू द सफरर, यानी कि वही कमेटी डिसाइड करेगी कितना कंपनसेशन बनता है विक्टिम्स के लिए और इकोलॉजी को ठीक ठाक करने के लिए पुराने कंडीशन में कितना खर्चा लगेगा और वो उनसे रिकवर किया जाएगा जो पॉल्यूटर है। और इसके साथ साथ कोर्ट ने 10,000 रुपये का फाइन भी लगाया इनिशियली ऑन दी ईच पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। ईच कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज डायरेक्टेड टू गेट देम डिपॉजिटेड अंडर सेपरेट हेड ऑफ अकाउंट एंड डिसबर्स टू दी अफेक्टेड फैमिलीज अंडर डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी। ये 10,000 का तो जुर्माना इनिशियल लगाया, इसके अलावा फर्दर जुर्माना बनता है तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी और ये आपको जो विक्टिम्स हैं फैमिलीज हैं अफेक्टेड उनको ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी है वो डिस्पर्स करेगी। तो और उसके लास्ट में कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट डायरेक्टेड ईच टैनरी टू गेट कनेक्टेड टू CETP, ये होता है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के साथ आप अपने टैनरी को जोड़ो, चमड़ा उद्योग को जोड़ो और या फिर आप अपनी ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए बाई November 30th, 1996। देन दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट टू ऑपरेट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको कंसेंट भी लेना पड़ता है। वाटर पॉल्यूशन है, वाटर एक्ट है हमारा 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बोलते हैं 1974, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। दोज नॉट गेटिंग दिस वुड हैव टू बी क्लोज्ड बाय द बोर्ड, पॉल्यूशन बोर्ड उनको बंद कर देगा। कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड मद्रास हाई कोर्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द केस, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को मॉनिटर करने के लिए कहा एंड सेटअप ग्रीन बेंच एज डन इन कैलकाटा एंड मध्य प्रदेश। उस समय ग्रीन बेंच केवल कैलकाटा और मध्य प्रदेश में ही होती थी और आजकल उसी लाइन पे 2010 के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बन गया है और उसकी डिफरेंट बेंचेस डिफरेंट सिटीज़ में हैं ऑल ओवर इंडिया। उस समय ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नहीं था, तो दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड मद्रास हाई कोर्ट टू सेटअप ग्रीन बेंच to deal with such pollution and environmental degradation cases। तो ये था दोस्तों में अबाउट वेल्लोर सिटीजन फोरम केस, जिसमें कि कोर्ट ने सस्टेनेबल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके अलावा ट्रिपल पी और डबल पी इन सबको इस देश का एक एनवायरमेंटल लॉ का ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट माना। अब आते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले तो इसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया 1972 में हुई थी, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अटेंड की थी 1972 में। उसमें ये कहा गया कि नेचर हैज़ द कैपेसिटी टू क्योर इटसेल्फ, यानी कि आप नदी में कोई पॉल्यूशन को बहा रहे हैं, एफ्लुएंट को बहा रहे हैं, तो थोड़े दिन में टाइम के बाद नदी अपने आप साफ हो जाएगी। इसे कहा जाता है द क्यूरेटिव मॉडल। उस समय ये सोचा गया। लेटर इट वाज रियलाइज दैट द नेचर हैड इट्स ओन थ्रेशोल्ड लेवल। भाई बाद में ये सोचा गया कि जिस तरह से हर नदी में आप अनलिमिटेड एफ्लुएंट नहीं बहा सकते, उसकी भी एक क्षमता है, उस लेवल तक ही वो क्लीन कर सकती है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट मनी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर कोई बेतहाशा एफ्लुएंट आप बहा देते हो नदी में, तो उसको करेक्ट करने के लिए तो पैसा लगेगा, उसको ट्रीट करने के लिए। देयरफॉर
देयर वाज ए शिफ्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटिव कैपेसिटी टू द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। तो यहाँ 72 के बाद पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का उदय हुआ। एक्यूमुलेटिव कैपेसिटी को नकार दिया गया। जैसे कि नदी की में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कितना उस नदी का फ्लो है, यानी कि मीटर की डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, उस नदी के वेलोसिटी कितनी है वाटर की, उसके हिसाब से ये कैपेसिटी टू क्योर होती है, कितना वो ट्रीट कर सकता है नदी एफ्लुएंट को। लेकिन उसको कहा जाता है एक्यूमुलेटिव कैपेसिटी। तो वो हर नदी की अलग अलग होती है। तो वो इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल है। अपार क्षमता तो हर नदी की होती नहीं है। देयर फोर दिस पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल केम इनटू पिक्चर। द पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल फेल टू अज्यूम ए लीगल स्टेटस इन द इंटरनेशनल फोर विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। क्योंकि पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल ज़्यादा सक्सेस अचीव किया नहीं, इसलिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पहले लेकर के आए कि भाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पहले से ही आप प्रिकॉशन लेकर के चलिए। Where environmental harm is likely to occur, preventive measures should be taken. In all situations where there is no scientific certainty of harm, one should take precaution and decision in favor of environment. जहाँ भी आपको लगे कि ये कहीं environment को खतरा है, तो आप environment के फेवर में प्रिकॉशन लेकर के चलिए। देखो, जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था, रियो डी जेनेरो की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसको 1992 की कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, रियो समिट या अर्थ समिट। उसमें 27 प्रिंसिपल्स वर फॉर्मलाइज। जो 27 प्रिंसिपल बनाए गए थे, उसमें प्रिंसिपल 15 जो था वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से संबंधित है। दिस हैज हाउएवर नॉट हेल्प्ड इन अज्यूमिंग ए नॉर्मेटिव कैरेक्टर। देयर इज नीड फॉर द स्टेट टू अडॉप्ट मेजर टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल हार्म। वहाँ ये बोला गया कि भाई आपको ये सारे अपने अपने एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट में लेकर के आना पड़ेगा ये प्रिंसिपल, तभी ये बात आगे जाएगी। जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समझा इस प्रिंसिपल को। दैट्स वाई इन द वेलोर सिटीजन फोरम केस दिस प्रिंसिपल वाज डिस्कस्ड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। दिस प्रिंसिपल होल्ड गुड व्हेन देयर आर थ्रेट्स ऑफ सीरियस एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरमेंट। बिल्कुल ठीक। In such cases, lack of full scientific certainty should not be used as a reason or excuse for postponing measures to prevent the environmental risk. The principle implies that a measure has to be taken beforehand against possible danger. आपको जहाँ भी थोड़ा सा भी शक है, डेंजर का शक है, वहाँ आपको मेजर पहले लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको बाद में कुछ घटना घटित हो गई, पॉल्यूशन फैल गया, उसके बाद आप एक्शन ले रहे हैं। एक्शन हैज टू बी टेकन बिफोर हैंड एज ए पार्ट ऑफ प्रिकॉशन इन लेटर फाउंड प्लेस इन सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट टू नेम ए फ्यू। ये प्रिंसिपल्स को बाद में इन सब में भी लागू किया गया। बार्सिलोना कन्वेंशन, जो कि डील करता है मैरीन पॉल्यूशन से संबंधित है, ये बार्सिलोना कन्वेंशन। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, जिसको UNFCCC कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको यूज किया गया, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाला है, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं जो सब्सटेंसेस, उनको रिड्यूस करना, टाइम बाउंड मैनर में रिड्यूस करने को कहा गया। तो ये सारा एज ए पार्ट ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ही इन सब प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन में लागू किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया। तो बेसिकली प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में यही फीचर हैं कि भाई पीपल हैव टू टेक एंटीसिपेटरी एक्शन। आपको एंटीसिपेट करना पड़ेगा और एनवायरमेंटल हार्म को जहाँ अंदेशा है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ हार्मलेसनेस ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कोई नई प्रोसेस ला रहे हैं, कोई नई एक्टिविटी आ रही है या केमिकल आ रहा है, दैट लाइज विद द प्रोपोनेंट्स एंड नॉट विद द जनरल पब्लिक। डिसीजंस अप्लाइंग द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मस्ट बी ओपन, इन्फॉर्म्ड एंड डेमोक्रेटिक। क्या आपने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लिया है,
उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने या बिजनेसमैन ने जो कि वो नई टेक्नोलॉजी या प्रोसेस को लेके आ रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कर क्या रहा है, एंड मस्ट इंक्लूड अफेक्टेड पार्टी। तो यहाँ जो प्रिकॉशन शब्द है इसका मतलब है बी केयरफुल और बेटर सेफ देन सॉरी। पहले ही सेफ्टी को अपनाइए रादर देन आप बाद में कहें सॉरी। या फिर हम कह सकते हैं लुक बिफोर यू लीप। आपको लंबी छलांग लगाने से पहले देखना चाहिए आप कूद पाएंगे कि नहीं कूद पाएंगे या गड्ढे में गिरेंगे। ये प्रिकॉशन का यहाँ मतलब है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि इथिकल पॉइंट बिहाइंड डबल पी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इथिकल पॉइंट क्या है कि ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग द ग्लोबल इकोसिस्टम। हम ही जिम्मेवार हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग द ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम में सब आ जाएगा, चाहे आपका माउंटेन इकोसिस्टम हो, डेजर्ट इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, आपका वेटलैंड इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है। सारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी ह्यूमन बीइंग की है, क्योंकि हम ही उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ऑन दीज इकोसिस्टम ऑल लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड। समस्त मानवता इस पे डिपेंड करती है, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, सारे इसी इकोसिस्टम पे निर्भर करते हैं। और ये एग्जाम्पल है द पार्टी टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर टू कंट्रोल द ग्लोबल एमिशन दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर विच इज प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द अर्थ। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ही यूटिलाइज किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और तभी बोला गया सदस्य देशों से कि आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को टाइम बाउंड मैनर में कम कीजिए। और उसके बाद देर वाज एन इनिशिएटिव बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विच इज ए ग्लोबल अथॉरिटी ऑन एनवायरनमेंट। हम समस्त विश्व स्तर पे ये ग्लोबल अथॉरिटी है, इन रिकमेंड जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है। इन रिकमेंडिंग दैट दी ऑल गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, उनके द्वारा कहा गया यूएनईपी के द्वारा कि ऑल गवर्नमेंट्स मस्ट अडॉप्ट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन देयर एनवायरमेंटल पॉलिसीज। जो आपकी नेशनल पॉलिसीज हैं एनवायरनमेंट की, उसमें अडॉप्ट कीजिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को। किसके लिए? फॉर द प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द मैरीन एंड अदर पॉल्यूशन। सभी तरह के पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसीज में। इसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसी अधूरी है। तो लास्ट में मैं ये एग्जांपल लेके लेना चाहूँगा फॉरेस्ट से रिलेटेड, जहाँ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को दरकिनार कर दिया गया। ये एग्जांपल है दोस्तों लंटाना कमारा। ये एक बहुत खतरनाक वीड है जो कि हमारे देश में एक समस्या बन चुका है हमारे जंगलों के लिए। ये है क्या? बेसिकली एन एरोमेटिक एंड एवरग्रीन श्रब है, एक छोटी सी एक झाड़ी नुमा पेड़ है, झाड़ी है, बिलोंगिंग टू वर्बिनेसी फैमिली, वेयर दिस प्रिंसिपल वाज नॉट फॉलोड। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया गया, और ये सेंट्रल साउथ अमेरिका से ये आया है ये प्लांट, और वर्चुअली सारे कंटिनेंट में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, सब जगह ये फैल गया है। इट्स वीडी नेचर है, इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। मोर देन 50 पर, एक फिजी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मोर देन 50% ऑफ फिजी ग्रास लैंड आर कवर्ड बाय दिस प्लांट। तो वहाँ के सफ़र कौन कर रहे हैं? वहाँ के कैटल सफ़र कर रहे हैं। इन इंडिया मोर देन 50% आवर फॉरेस्ट आर इन्फेस्टेड विद दिस वीड, लंटाना कमारा से। ड्यू प्रिकॉशन वाज नॉट टेकन वाइल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में? ये कहा जाता है कि 1807 में ये आया इंडिया में एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे आया। इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग कुछ घरों में भी लगाते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, गमले के तौर पे ये प्लांट बड़ा अच्छा है। लेकिन जंगलों में जब ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ये फैल जाता है और ये लोकल नेटिव स्पीशीज को सप्रेस कर देता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे लाया गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में। बट लेटर दिस प्लांट हैज स्प्रेड आउट अक्रॉस ऑल ओपन एरियाज, अलॉन्ग रोड साइड में भी फैल गया, रेलवे ट्रैक के आसपास, क्रॉप फील्ड में भी फैल गया, और हमारे फॉरेस्ट में भी फैल गया। तो ये जो 1807 का ये किसने कहा, ये ऑथर हैं कोहली एट ऑल, ये 4-5 ऑथर का ये एक
आर्टिकल है जिसका मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है, अगर आप देखना चाहें तो। बायोलॉजिकल इन्वेजन ये एक जर्नल का नाम है जहाँ ये आर्टिकल छपा है कि लंटाना कमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, जिसमें हमने तीन लॉ डिस्कस किए, तीन प्रिंसिपल डिस्कस किए आज। ट्रिपल पी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ दैट इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। डबल पी जिसे कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और उसके अलावा तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तीनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, और किस तरह से इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में, 1999 का जो जजमेंट था। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन। और लास्ट में मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। This video is particularly useful not only for the law students but also for the students who are appearing for various competitive exams, whether it is Union Public Service Commission or State Public Service Commission. So all the best wishes to the students and candidates appearing for various type of exams. तो विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।